तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग देखते हैं कि आसपास जो दैनिक जीवन में हमारे आसपास के पदार्थों में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार होता है, कि पदार्थ किस तरह से आपस में बदलते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि दूध से दही जम जाता है तो ये पदार्थ बदल गया, आपस में परिवर्तन हो गया। या फिर लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गया, ये भी एक तरह से पदार्थ का परिवर्तन ही है। या फिर हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती का जलना, ये भी एक परिवर्तन है। तो इन सबको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के रूप में पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो यहीं से आता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से संपन्न होने वाली अभिक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें अभिकारक होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और उससे जो नया प्रोडक्ट बनता है वो उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व अभिकारक है और उससे जो बना वो उत्पाद होगा। अब जैसे यहाँ पर है मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों अभिकारक हो गए और इससे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये उत्पाद हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं, संकेतों के माध्यम से लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिख दिए, ऑक्सीजन को O लिख दिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिए, तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। यानी जो जिंदगी असल जिंदगी में हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया है और उसको संकेतों के माध्यम से हम लोग लिख रहे हैं तो वो रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ से हमको पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं एक और दूसरे और उत्पाद होते हैं। एक और अभिकारक और दूसरे और क्या होंगे, उत्पाद होंगे। और बीच में हमें तीर का निशान देना है इस तरह से, ये रासायनिक समीकरण लिखने की पूरी विधि हो जाएगी। और अगर दो या दो से अधिक अभिकारक है तो बीच में प्लस का निशान दे देना है। तो यहाँ से रासायनिक समीकरण का क्या आता है डिफिनीशन, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पाद जब मिलते हैं तो उनको हम लोग संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब अभिकारकों और उत्पादों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम को Mg लिख दिए और ऑक्सीजन को क्या लिख दिए, O लिख दिए। मैग्नीशियम को Mg लिखे और ऑक्सीजन को O लिख दिए और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसी तरह एक और अभिक्रिया हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H से सूचित कर दिए और क्लोरीन से इसको मिला है तो Cl लिख दिया क्लोरीन, और इससे बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो यहाँ लिख दिए HCl। इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने का भी एक विधि होता है कि जितना हम लोग अभिकारक लेंगे, अभिकारक के जितने परमाणु हम लोग लेंगे उतने ही उत्पाद के परमाणु होने चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु, 2, क्लोरीन के कितने हैं, 2, तो यहाँ भी वो उत्पाद जो बनेगा यहाँ भी उनके परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 आगे लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं। तो अगर कॉमन रहते हैं, परमाणुओं की संख्या कॉमन रहती है तो वो आगे लिख दी जाती है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 2 बता रहा है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2, तो यहाँ जो उत्पाद बना इसमें भी आगे 2 लिख दिया गया है। यानी मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो ये हो जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे डिफिनीशन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण का, कि जब कह रहा है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी बाएं और दाएं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण होने के लिए बाएं ओर और दाएं ओर दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक समीकरण लिखा हुआ है, अब यहाँ Fe मतलब आयरन है यहाँ आयरन के 1 ही परमाणु है, लेकिन यहाँ उत्पाद जो बना आयरन के 3 परमाणु हैं, यानी ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यानी दोनों तरफ सेम नहीं है, तो ये असंतुलित है। तो आइए इसको संतुलित करके देखते हैं। जैसे सिंपल से हम लोग देख रहे हैं कि आयरन जो है यहाँ 1 है, यहाँ आयरन 3 है,
यानी इसको बराबर करना है। अब उसके अलावा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये तो सेम दिख रहा है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन को भी बराबर करना है। अब यहाँ जो नीचे इस तरह से लिखा हुआ है संख्या, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को लिखना अगर संख्या तो हम केवल आगे ही दे सकते हैं, संख्याओं को केवल आगे लिख सकते हैं यहाँ। तो हम लोग इसी तरह देंगे संख्याओं को। जैसे हम सबसे पहले ध्यान लगाते हैं ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4। तो एक काम करते हैं, हम इसके आगे 4 लिख देते हैं। तो अब 4 लिखने से हुआ क्या कि ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन मैच कर गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 2 था और 4 आगे लगा दिया, यानी 4 दूना 8 हो गया ना। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या अब यहाँ 8 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसके आगे भी 4 लिख देते हैं। 4 लिख दिए तो अब हाइड्रोजन भी 4 दूना 8 हो गया, हाइड्रोजन 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। अब यहाँ आयरन का बात आता है तो आयरन 3 है, यहाँ आयरन 1 ही है तो यहाँ आगे 3 लिख देते हैं। यहाँ 3 लिख दिए तो आयरन भी अब सेम हो गया। तो अब ये बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें बाईं और दाईं और दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग को संतुलन विधि करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जिस तरह ऊर्जा होती है कि ना ऊर्जा हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं उसको, नष्ट, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है, उसी तरह द्रव्यमान होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान का हम अभिकारक लेंगे उतना ही द्रव्यमान का हमको प्रतिफल मिलना चाहिए। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान हम बना सकते हैं न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। इसलिए बाईं ओर जितने हमें परमाणु लेने हैं उतने ही दाईं ओर परमाणु होने पड़ेंगे। जितने अभिकारक में परमाणु होंगे प्रतिफल में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। तो वही कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया एक आता है, फिर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, उपचयन अपचयन जिसको ऑक्सीकरण अपकरण कहते हैं, दोनों मिलकर रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा हम लोग संक्षारण और 1-2 अभिक्रिया और है वो भी पढ़ेंगे। फिर आता है सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या कर रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो अभिकारक मिल रहा है, संयोजन का अर्थ ही होता है कि मिलना जुड़ना। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहेगा और आपस में मिल जाएगा और एक नया उत्पाद बना देगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब ये जल H2O के साथ मिल रहा है। अब ये अभिक्रिया हम लोग देख चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड दैनिक जीवन में हम लोग देख चुके हैं, इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब चूना को H2O यानी जल में मिला रहे हैं, बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं हम लोग कि वो खौलने लगता है ना, खोलने लगता है, कुछ देर बाद वो बंद हो जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हुआ क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ मिल गया, CaO H2O के साथ संयोग कर गया और संयोजन अभिक्रिया करते हुए CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो यहाँ 2 अभिकारक जुड़ के एक नया प्रतिफल बना दिया है, संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद आता है अगला वियोजन अभिक्रिया, इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। कह रहा है कोई भी एकल अभिकर्मक टूट कर ये आपस में क्या होंगे, टूट जाएंगे और जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अब इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब ये हीट कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ त्रिकोण का निशान है, इसका मतलब इसको गर्म किया जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वही कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ वियोजन अभिक्रिया हो रहा है कि एक अभिकारक जो है वो टूट कर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बना दिया।
तो जब आपस में जुड़ेगा तो संयोजन, और जब टूट जाएगा तो वियोजन अभिक्रिया। फिर आता है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो मेनली वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला वियोजन हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे अभी जो आग के द्वारा हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े, तो आग के द्वारा तोड़े तो ऊष्मीय वियोजन है, इसमें आग की जरूरत पड़ती। आग मतलब हीट समझो, एक तरह से गर्मी, उसको उष्मा देंगे तब वो टूटेगा, तो ऊष्मीय वियोजन है। और दूसरा आता है वैद्युत वियोजन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी भी यौगिक को तोड़ेंगे तो वैद्युत वियोजन हो जाएगा। फिर आता है प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश की सहायता से हम किसी भी यौगिक को तोड़ दें, वियोजन अभिक्रिया कर दे, तो प्रकाशीय वियोजन। यानी वियोजन अभिक्रिया 3 है। ऊष्मीय वियोजन हीट की जरूरत पड़ेगी, वैद्युत वियोजन विद्युत धारा की जरूरत पड़ेगी, और प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं जिंक जो है यहाँ पर अकेले है, और ये HCl अभी बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब यहाँ ये अभिक्रिया की है, रिएक्शन हुआ, इसके बाद ये देखो यहाँ क्या हुआ है कि जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। जिंक ने हाइड्रोजन को हटा के खुद क्लोरीन के साथ जुड़ गया। ये जिंक जो है इस क्लोरीन के साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन को हटा दिया है, तो यहाँ बन गया ZnCl2 बन गया, और हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। यानी ये हुआ क्या, इसने जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, अपने स्थान से उसको हटा दिया, तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब ये एक बार किया है तो एकल विस्थापन कहलाता है। इसी से इसका डेफिनेशन क्या बन गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व था जिंक, और हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील तत्व था, तो जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर भी देखो पोटेशियम है के, और इसने क्या किया, इसने भी यहाँ हाइड्रोजन का देखो 2 परमाणु दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये तो संतुलित करने के लिए आगे 2 लगाए हम लोग। तो ये पोटेशियम ने क्या किया कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु में से एक परमाणु को हटा दिया और खुद जुड़ गया, तो KOH बन गया, और एक हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो गया। तो ये एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहेंगे इसको। इसी का संवर्धित रूप आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें द्विविस्थापन इसको क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। अब इन दोनों ने आपस में क्या किया, अपने अपने अभिक्रियाशील समूह बदल लिए। जैसे हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के स्थान पे आ गया, और सोडियम जो है हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया। अब देखो इससे हुआ क्या, सोडियम जो है हाइड्रोजन को हटा के आ गया यहाँ पर क्लोरीन के साथ, तो बन गया NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या फिर इसी को नमक बोलते हैं। और ये H जो था, H उठ के यहाँ आ गया OH के साथ, तो बन गया H2O, यानी जल बन गया। यानी ये दोनों आपस में अदला बदली कर लिए, हाइड्रोजन उधर चला गया और सोडियम इधर आ गया, तो ये 2 बार विस्थापित हो गया ना, तो इसको द्विविस्थापन कहते हैं। तो वही कह रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो रहते हैं अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो द्विविस्थापन है। अब यहाँ पर हुआ क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया किया और NaCl और H2O बना दिया। अब यहाँ से द्विविस्थापन हम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ एक अभिक्रिया और है, इसको भी समझना है। यहाँ एक अभिक्रिया यही बोल रहा है कि ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार। अम्ल और क्षार किसी और वीडियो में बताएंगे अम्ल क्षार होता क्या है। अभी इसको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। और जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो ये एक दूसरे गुणों को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्षार मिलेंगे तो लवण और जल बनेगा, तो ये एक और अभिक्रिया बन गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन क्या बन गया कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलेगा तो एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देगा और लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा, तो ये हो गए उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण सिंपल है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है, और इसका उल्टा है ऑक्सीजन का हटना क्या है, अवकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण
ऑक्सीजन का हटना अवकरण। इसी को दूसरा चीज बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोजन के सेंस में भी लेते हैं कि हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण है। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगा अवकरण, हाइड्रोजन हटेगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ेगा अवकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं और अवकरण को अपचयन बोलते हैं। तो यहाँ से डिफिनीशन बन गया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो गया। अपचयन या अवकरण में क्या करेगा, क्या कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। इसको सिंपल से डायग्राम से समझेंगे यहाँ पर कि उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट सकता है। इसमें अवकरण में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन हटेगा। एग्जाम्पल में जैसे है कि कार्बन के यहाँ 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है। अब इसमें हुआ क्या, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीकरण है। यहाँ क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से हट गया ना, या हाइड्रोजन के साथ आ गया ना, तो कार्बन से ऑक्सीजन का वियोग हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण या अपचयन। अब यहां से आता है, यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं लिखा हुआ है, बस इतना याद रखना कि ऑक्सीकरण अवकरण जब साथ में होता है, ये दोनों अभिक्रिया जब साथ में होगा तो इसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जब साथ में होता है उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा मतलब गर्मी और क्षेपी मतलब होता है उत्सर्जित होना। यानी सिंपल हम लोग समझ रहे हैं कि वैसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनता है उस समय ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। उत्पाद बनेगा और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होने लगी, यानी मिश्रण का ताप उसमें बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यही देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जैसे ही कुछ मिलाएंगे, जैसे अभी हम लोग मिला रहे थे चूना और पानी को, जैसे ही मिलाते हैं तो वो खौलने लगता है। यानी चूना और पानी का जैसे ही मिश्रण हम लोग किए, अभिक्रिया हुआ, तो वो एकाएक हीट हो गया, गर्म हो गया, वो गर्मी देने लग गया, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। जैसे हम लोग एलपीजी गैस हम लोग जलाते हैं खाना बनाने के लिए, तो एलपीजी गैस जलाते हैं तो वो गर्मी देने लगता है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो वही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस का दहन, एलपीजी सीएनजी ये सब जलाते हैं तो प्राकृतिक गैस है उसका दहन। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल है मीथेन, CH4 मतलब होता है मीथेन। अब मीथेन गैस जो है उसको ऑक्सीजन, यहाँ O2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखो गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, मीथेन गैस को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O जल निकलेगा और उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, गर्मी भी उत्पन्न होगा। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा बिना बुझे चूने को पानी में मिलाना, जो अभी समझा रहे थे कि बिना बुझा हुआ चूना है उसको पानी में मिलाएंगे तो वो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, वो गर्म हो जाएगा पूरा मिश्रण। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये उसी का उल्टा है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी ये जब मिलाएंगे तो ये गर्म नहीं होगा, इसको मिलाने के लिए गर्म करना पड़ेगा। यानी इस अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न नहीं होगा, इस अभिक्रिया को करवाने के लिए गर्मी देना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए अभी क्या कर रहे थे हम लोग, हीट दे रहे थे उसको, तब वो टूट रहा था। उसी तरह यहाँ देखो, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें मिश्रण का ताप ठंडा हो जाता है, घट जाता है, उसको गर्मी देना पड़ता है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने के लिए उसमें हीट देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, तब वहाँ पर NO बनेगा, 2NO। तो वही लिखा हुआ है माइनस ऊष्मा, यानी इसमें ऊष्मा दी गई है, यानी ये मिश्रण का जो ताप था वो ठंडा हो गया था। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी गर्म हो जाएगा तो ऊष्माक्षेपी और ठंडा हो जाएगा तो ऊष्माशोषी। जो मिलाने पर गर्म होने लग जाए ऊष्माक्षेपी और जो मिलाने पर ठंडा होने लग जाए ऊष्माशोषी। फिर आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप की प्राप्ति होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अवक्षेप क्या होता है कि विलयन में अघुलनशील यौगिक कहलाते हैं अवक्षेपण। अवक्षेप जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ हम लोग जैसे बनाए, कोई विलयन बनाए, कोई घोल बनाए, अब कुछ पदार्थ होते हैं जो तली में बैठ जाते हैं,
वो घुलते नहीं हैं, उस विलयन में नहीं घुलते हैं, तो वो अवक्षेप हो जाते हैं, तो उसको अवक्षेप हम लोग बोलते हैं। तो वही करा वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की प्राप्ति होती है तो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, इसको बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया गया है, तो यहाँ से बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। ये तो नमक है, यहाँ अवक्षेप का प्राप्ति होगा BaSO4। अब आता है संक्षारण अभिक्रिया। संक्षारण हम लोग अपना जिंदगी में भी देखते हैं, सामान्य जिंदगी में, जैसे लोहे पर जंग लगना भी बताए थे, यानी वो जंग रस्टिंग हो जाता है, वो संक्षारण है। या फिर हम लोग देखते हैं चांदी काला पड़ जाता है, या कॉपर जो होता है, कॉपर के बर्तन घर में होते हैं, वो कभी कभी देखो कुछ दिन बाद हरे हो जाते हैं, तो वो संक्षारण होता है। तो ये कह रहा है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। यह क्या हो जाती है? संक्षारित। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी संक्षारण का कारण क्या बता रहा है कि वो अम्ल आर्द्रता नमी ये सब पकड़ लेता है। जैसे लोहे में जंग कब लगता है? जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, थोड़ा उस पर पानी लग जाता है, तब संक्षारित होता है। तो ये कह रहा अम्ल आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है तो वो संक्षारित होने लगता है, उसको संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना या फिर तांबे के ऊपर हरित परत का चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर के या तांबे का दो गो पाइप है। अब एक तांबे का पाइप जो है वो ठीक है, लेकिन दूसरा संक्षारित हो गया, हरा परत चढ़ गया। या फिर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आभूषण एक बना हुआ है सिल्वर का, चांदी का। अब ये चांदी शुरू में लेते हैं तो इस तरह होता है, पूरा चमकदार होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका रंग कैसे हो जाता है? थोड़ा काला जैसा हो जाता है। तो ये संक्षारित हो रहा है। लोहे में जंग लगना भी बताएं, वो भी संक्षारण ही है। फिर आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता और सिंपल है। जैसे हम लोग देखते हैं खाना जो होता है कुछ समय के लिए हम लोग लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो बासी हो जाता है, उसमें एक खट्टा जैसा गंध आने लगता है, स्वाद भी उसका बदल जाता है, तो वही होता है विकृत गंधिता। तो यही डिफिनीशन बोल रहा है कि विकृत गंधिता जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, यानी वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ रहेंगे वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी ये जो वसा युक्त तैलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं मेनली वो क्या करते हैं? वसा जिनमें होता है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, और वो क्या होते हैं? उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, खट्टा खट्टा जैसे गंध आने लगता है, और उनका स्वाद भी क्या होता है? खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विकृत गंधिता। यानी सिंपल है, खाना खराब हो जाना, खट्टा हो जाना, वही विकृत गंधिता है। अचार एवं मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। जैसे अचार मुरब्बा ये सब हम लोग खुली वायु में रख देंगे तो वो भी कुछ समय बाद क्या होता है? उसमें फफूंदी जैसा कुछ जमा हो जाता है, तो ये खराब हो जाता है, तो वो विकृत गंधिता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ब्रेड जो है, ब्रेड पर देखो फफूंदी की परत चढ़ गई या ये ब्रेड खराब हो गया, तो ये क्या हो गया? विकृत गंधिता। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं।